बच्चों इसके अंदर लास्ट हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन, ठीक है ना। पीएन जंक्शन के अंदर आपको बता दिया था बच्चों पीएन जंक्शन कैसे बनेगा। जब सिंगल क्रिस्टल लिया जाए सिलिकॉन का, उसके एक साइड पे पी टाइप यानी टेट्रा ट्राईवैलेंट डोपिंग की जाए और दूसरे साइड पेंटावैलेंट, तो ऐसे करने के बाद यहाँ पे ऐसे सिचुएशन बनता था, इधर P बनता था, इधर N बनता था, और बीच में जो रीजन था इसका नाम था डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन था। डिप्लीशन रीजन मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते थे। नो चार्ज कैरियर इज प्रेजेंट, नो चार्ज कैरियर इज प्रेजेंट। लास्ट क्लास में देख रहे थे हम लोग। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर भागे थे तो यहाँ पे माइनस चार्ज होता था, और यहाँ पे क्या चार्ज होता था, प्लस चार्ज होता था। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें दो फिनोमिना था। क्या क्या फिनोमिना था? एक फिनोमिना था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करते थे, कहां तक, N टू P मूव करते थे, ठीक है ना। कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफरेंस के कारण मूव करते थे इससे, क्योंकि N टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, P टाइप में कम था। फिर बच्चों एक और फिनोमेना पढ़ा था ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करते थे कहां से कहां तक, P टू N मूव करते थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता था, तो बच्चों ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगता था। तो ये दो तरह के करंट बनाते थे, एक होता था डिफ्यूजन करंट और एक होता था ड्रिफ्ट करंट। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों ही करंट क्या हो जाते थे, इक्वल। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाते थे, इक्वल। तब सिचुएशन कैसा बनता था, तो इस तरह से आपका ये बचता था। ये लास्ट क्लास की थ्योरी पता है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में। तो बेटा फाइनल जो पिक्चर बनता था वो ऐसा होता था कि दोनों करंट इक्वल हो जाते थे और बीच में ऐसा डिप्लीटेड रीजन बनता था, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, डिप्लीटेड रीजन बीच में बनता था। अब देखो बच्चों इसकी होती है बाइसिंग। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, एक ट्रायंगल टाइप का बना लिया, यहाँ पे एक एरो लगा दिया। तो बेटा ये जो इधर वाला हिस्सा है ये P है और इधर वाला हिस्सा जो है वो N है। इतना बनाने की जगह डायरेक्ट हम ये बनाएंगे, ठीक है ना। इधर वाला हिस्सा P है और इधर वाला हिस्सा N है, PN, ठीक है। अब देखो बेटा इसकी बाइसिंग की जाएगी। बाइसिंग मतलब इसमें वोल्टेज लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन। बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन आज का पहला टॉपिक, बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन। PN जंक्शन, बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन। बच्चों ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया, वही आपको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देना है कि PN जंक्शन कैसे फॉर्म होता है। दो फिनोमेना मेंशन कर दोगे नंबर पूरे मिलेंगे, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, बस दो फिनोमेना आपको मेंशन कर देना। ये सिंबल है, हाँ डायोड का भी सिंबल है और इसका भी सिंबल है। ये बच्चों सिंबल है आपका PN जंक्शन का, इसी को डायोड भी कहते हैं, सही बात है, ठीक है। लिख लिया बच्चों, लिख लिया। अभी आगे चलो, लिखो बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन। बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन, बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन में, बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन, ठीक है। इसके अंदर बच्चों हम सबसे पहला पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस। पहला हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। पहला हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस बच्चों, बायसिंग का मतलब क्या होता है कि इसको पोटेंशियल के साथ कैसे कनेक्ट किया गया, बैटरी के साथ कैसे कनेक्ट किया गया, उसको हम बायसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बायस में याद रखना, जैसे ये मैं डायग्राम बना रहा हूं इस तरह से, ये P है और इधर वाला N है। तो P वाले में प्लस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और N वाले में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जाता है। तो ऐसे बायसिंग होता है, तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ये क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में P वाला हिस्से पे प्लस रहे और N वाले हिस्से पे माइनस रहे, तो फॉरवर्ड बायस होता है। याद रखना, P में प्लस और N में माइनस। दादा बर्थडे बीत गया उसका, कल था। फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना, क्लियर। ये फॉरवर्ड बायस में इसका होता है। अब इसमें देखो अभी होता क्या है, क्यों फॉरवर्ड बायस, लेफ्ट राइट मत याद करो, P टाइप से पॉजिटिव कनेक्ट होगा,
अगर p टाइप से पॉजिटिव कनेक्ट है तो फॉरवर्ड है। लेफ्ट राइट से मत याद करो, उल्टा भी तो हो सकता है ना। बस ये याद करो कि पॉजिटिव वाला p, ये क्या है, p साइड है, ये n साइड है, तो पॉजिटिव वाला p से कनेक्ट हो, नेगेटिव वाला n से कनेक्ट हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, तो बच्चों पहले इसका हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या होगा, फिर हम बात करते हैं कि इसमें स्टेटमेंट लिख लेंगे कि क्या क्या होगा। पहले हम उधर पीछे डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। तो सुनो बच्चों, या यहीं पे बना लेते हैं। अगर मान लो पीएन जंक्शन है बच्चों, पीएन जंक्शन है, यहाँ पी है, यहाँ एन है, तो पीएन जंक्शन अगर 0 डिग्री से, या ऐसे आप करोगे तो कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कंडक्ट नहीं करने के पीछे है डिप्लीशन रीजन। बच्चों अच्छा एक बात बताओ, इंसुलेटर क्यों नहीं कंडक्ट करता है? क्योंकि इंसुलेटर के अंदर चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर मतलब ऐसे चार्ज नहीं है जो मूव कर सके, तो इसलिए इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता है। तो ये पीएन जंक्शन भी कंडक्ट नहीं करेगा जब तक ये डिप्लीशन रीजन, ये तो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये जो डिप्लीशन रीजन है बच्चों, इसमें तो चार्ज कैरियर है ही नहीं ना, चार्ज कैरियर तो न्यूट्रलाइज होकर खत्म हो गए, तो ना होल्स बचा डिप्लीशन रीजन में, ना बचा आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये डिप्लीशन रीजन जो है एकदम इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस डिप्लीशन रीजन की वजह से अगर शुरू शुरू की बात करें तो डायोड कंडक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ प्लस लगा दूं और यहाँ माइनस लगा दूं, तो बताओ बैटरी का प्लस लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ना। जैसे इधर प्लस लगा दिया बैटरी का, इधर माइनस लगा दिया, तो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या? तो देखो बच्चों, पी की तरफ मेजॉरिटी में कौन है? पी की तरफ मेजॉरिटी में कौन है? होल्स। होल्स है, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करते हैं, लेकिन होल्स है। अच्छा, एन की तरफ मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, जैसे ही आप इस तरह से बाइसिंग करोगे, फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे, पी की तरफ से होल्स किधर भागेंगे? डिप्लीशन रीजन की तरफ। और एन की तरफ से इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? डिप्लीशन रीजन की तरफ। ठीक है ना। तो सडनली जिस डिप्लीशन रीजन में पहले चार्ज कैरियर नहीं थे, वहां चार्ज कैरियर की भरमार हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं? तो चार्ज कैरियर की जब भरमार हो जाएगी तो ये प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि प्लेन वायर है उसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब करंट को जाने देगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर फॉरवर्ड बाइसिंग किया बच्चों तो सारा करंट चला जाएगा, इसको कोई रोक टोक नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को हम लिखेंगे बच्चों, ये बना लो थोड़ा सा ड्राइंग। तो यहां से होल्स जो है वो डिप्लीशन रीजन में मूव करता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिप्लीशन रीजन में मूव करते हैं। तो सडनली क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज कैरियर अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन के लिए। इसी को स्टेटमेंट में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी में स्टेटमेंट करके अब नीचे लिखो। लिखो बच्चों, स्टेटमेंट करके लिखो। ड्यू टू फॉरवर्ड बायस, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, an external electric field is created, an external electric field is created, an external electric field is created, an external electric field is created which move, which move, which move the majority charge carriers, which moves the majority charge carriers, which moves the majority charge carriers, which moves the majority charge carrier from p side, from p side and n side, from p side and n side, which moves the majority charge carrier from p side and n side towards the depletion region,
towards the depletion region, towards the depletion region, towards the depletion region, ठीक है ना, which decreases, which decreases, which decreases the width of depletion region, which decreases the width of depletion region and conduction start to happen, 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 एंड कंडक्शन स्टार्ट टू हैपन, ठीक है ना बच्चों, क्लियर ना बात। ये डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बायस में छोटा होता जाता है। डिप्लीशन रीजन मतलब जहां चार्ज कैरियर ना हो, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और ये मूव करते जाएंगे घटता जाएगा, घटते घटते खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो घटते घटते खत्म हो जाएगा और चार्ज कैरियर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये मत समझना इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर है, होल्स नीचे है, ठीक है ना, तो बहुत बार मोशन में रहने के कारण वो मिल नहीं पाते हैं। अगर मोशन में नहीं रहते तो मिल पाते, कुछ मैच भी कर जाते होंगे। जैसे मान लो 100 होल इधर से आए, 100 होल आए और 100 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा हो सकता है कि 10 होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को डिफ्यूज कर दे, लेकिन फिर भी 90 बच जाएंगे। 90 ऊपर इलेक्ट्रॉन 90 चल रहे होंगे और नीचे होल्स 90 चल रहे होंगे, तो जिसके कारण कंडक्शन इसके अंदर होता जा रहा होगा। समझ में आ रहा है ना, ये कंडक्ट करता है, बिल्कुल प्योर वायर की तरह बिहेव करता है। इसका ग्राफ बच्चों दोनों का ग्राफ एक साथ बनाएंगे, ठीक है ना, इसका ग्राफ भी होता है लेकिन दोनों का एक साथ बनाएंगे। अब लिख लो रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, दोनों का ग्राफ एक साथ बनाएंगे, ग्राफ है इन दोनों का ही, रिवर्स बायस। तो बच्चों रिवर्स बायस में हाँ एन की तरफ आपको पी लगा देना है और पी की तरफ एन, मतलब पॉजिटिव लगा देना है एन की तरफ, बैटरी का पॉजिटिव एन में रहेगा, उल्टा पिछले वाले का उल्टा, बैटरी का पॉजिटिव एन में रहेगा और नेगेटिव ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो इधर P है, इधर N है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव है। ठीक है ना, इधर एक तरफ अब पॉजिटिव हो गया, N के साइड पॉजिटिव हो गया और P के साइड नेगेटिव हो गया, तो ये आपका रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। देखो देखो पहले समझ लो फिर इसको लिख लेंगे, बना लो बना लो बना लो, अच्छा बना लो, पहले बना लो। इसमें जैसे होल्स किधर भागेंगे, डिप्लीशन रीजन से दूर, और इलेक्ट्रॉन भी किधर भागेंगे, डिप्लीशन रीजन से दूर, तो डिप्लीशन रीजन और चौड़ा होता जाएगा। डिप्लीशन रीजन मतलब जहां पे चार्ज कैरियर ना हो, तो चार्ज कैरियर अगर दूर भागते जाएंगे तो वहां चार्ज कैरियर खत्म होता जाएगा, तो डिप्लीशन रीजन यहाँ चौड़ा होता जाएगा। जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना चौड़ा होगा, यानी उतना ज्यादा ये बीच का रीजन इंसुलेटर बनता जाएगा, और जितना ज्यादा इंसुलेटर बनेगा उतना करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब ब्लॉक कर देगा करंट को। नहीं, इसमें जैसे क्या होगा बेटा कि डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है वो डिप्लीशन रीजन से दूर भागेंगे। अगर मान लो कोई पहुंच भी गए हैं तो डिप्लीशन रीजन के पास से दूर भागते जाएंगे, तो ये एरिया बढ़ता जाएगा, इसका एरिया बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। वही बात लिखवाएंगे जो भी बताया है। देख लो बच्चों यहाँ पे वही बच्चे जो बता रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, देखो इधर बनाना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा बच्चों तो इधर इधर चार्ज करे कौन से थे, होल्स, और इधर चार्ज करे कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, मेजर चार्ज करे, मेजोरिटी चार्ज करे, तो होल्स के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में, तो ये इधर भाग जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी यहाँ फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो ये भी उल्टे भाग जाएंगे। तो जो चार्ज कैरियर थे भी आसपास, जो आसपास डिप्लीशन रीजन के चार्ज कैरियर थे वो भी दूर भागने लगे, तो बेटा ये डिप्लीशन रीजन जो चौड़ा होता जाएगा। अच्छा डिप्लीशन रीजन है क्या जहां चार्ज कैरियर नहीं होता हो, तो
ऐसा रीजन जहां चार्ज कैरियर नहीं है वो चौड़ा होता जाएगा। तो चौड़ा होने की वजह से बेटा ये इंसुलेटेड रीजन बढ़ता जाएगा, यानी कंडक्शन आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को लिखेंगे कि इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस ड्यू टू created electric field, in reverse bias due to created electric field, due to created electric field, majority charge carriers, in reverse bias due to created electric field, majority charge carriers, majority charge carriers from p side, from p side and n side, from p side and n side moves away, moves away from p side and n side, moves away, moves away from the depletion region, 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 moves away from the depletion region. Hence its width increases, its width increases, या width या size बोल सकते हो, its width increases, which decreases, which decreases the conductivity, which decreases the conductivity, जो कि एकदम कंडक्टिविटी इनका नहीं होता है, which decreases the conductivity। ठीक है ना, कंडक्टिविटी इसमें लिख लो बेटा, एक चीज, एक चीज पहले समझ लो फिर लिख लो। देखो इधर बच्चों, इसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, माइनॉरिटी समझ रहे हो ना, जैसे पी टाइप में माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन, और एन साइड में माइनॉरिटी में कौन है, होल्स। तो जो माइनॉरिटी, अभी जैसे क्या होता है ना, आगे चल के भी आपको बताएंगे इसमें हम, क्वेश्चन एक पूछा था व्हाट इज लीकेज करंट, व्हाट इज लीकेज करंट, लीकेज, लीक नहीं बोलते, लीकेज करंट। तो बच्चों डायोड जो होता है ना रिवर्स बायस पर कंडक्ट नहीं करता है, नहीं करता है मतलब उसका चौड़ा होता है विड्थ, कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, जब बहुत ध्यान से देखा गया तो कुछ माइक्रो एम्पियर का करंट देखने को मिला था, करंट मिली एम्पियर में भी नहीं, किसमें देखने को मिला था, माइक्रो एम्पियर में, रिवर्स बायस में। तो लोगों ने बोला ये माइक्रो एम्पियर में करंट क्यों देखने को मिल रहा है, तो इसका रीजन बताया गया कि पी साइड में माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन, और एन साइड में माइनॉरिटी में क्या है, होल्स। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी मतलब संख्या में बहुत कम, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीशन रीजन की तरफ आते हैं। इधर से होल्स है तो इधर आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन है तो इधर आएगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है इसमें, अभी मैं लिखवा दूंगा, घबराओ मत, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स की तरफ आते हैं, ये कंडक्शन इसके डिप्लीशन रीजन की तरफ आते हैं, इसके कारण बहुत थोड़ा सा करंट देखने को मिलता है। उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। मतलब उतना करंट लीक हुआ है, मतलब होता नहीं है करंट, लेकिन वो माइक्रो एम्पियर में होता है, उसको बोलते हैं लीकेज करंट। तो कभी कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछते थे कि लीकेज करंट क्या है, तो लीकेज करंट ये है, अभी मैं लिखवा दे रहा हूं, एक लाइन छोड़ के इसमें लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए, in reverse bias minority charge carrier, minority charge carrier from p side, from p side, हाँ, in reverse bias minority charge carrier, minority charge carriers from p side, p side and n side, n side। बच्चों ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, p साइड में इलेक्ट्रॉन और n साइड में होल्स। ठीक है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, मूव्स टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, moves towards the depletion region, 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 which form, which form a very small, very small, very small, very small current, which form a very small current, which is called as leakage current, which is called as leakage current, which is called a leakage current, Leakage, leakage, which is called as leakage current। तो रिवर्स बायस में लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट, ठीक है ना, लीकेज करंट, रिवर्स बायस में लीकेज करंट होता है, ठीक, लीकेज करंट होता है रिवर्स बायस में बच्चों, लीकेज करंट होता है। ठीक है ना, आओ देखते हैं हम लोग फिर,
सिर्फ रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में जरूरत ही नहीं, फॉरवर्ड बायस में तो 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो उसको माइक्रो एम्पियर से करना ही क्या है, ठीक है ना। या उसके वजह से मान भी लो, जैसे इसका क्वेश्चन है कि सर फॉरवर्ड बायस में भी मान लो ऐसा हो सकता है कि कुछ माइनॉरिटी चार्ज करियर अपोजिट मूव करें, है ना, तो बेटा आप माइनॉरिटी चार्ज करियर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बना रही है 2 माइक्रो एम्पियर, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट चल रहा है 2 एम्पियर, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶, उसको क्या ही मतलब है, मतलब तो दूसरे वाले में जहां कुछ भी करंट नहीं बनना चाहिए वहां थोड़ा बहुत बनता है, तो थोड़ा बहुत बनता है तो उसका नामकरण कर दिया जाता है कि भाई उसे क्या कहते हैं हम लोग, लीकेज करंट। तो बच्चों ग्राफ वी आई ग्राफ, इसका वी आई बोलेगा ना, ड्रॉ द, बार बार क्वेश्चन बोलेगा ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों इसी को हम लोग लिख रहे हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ of PN junction, VI characteristic graphs of PN junction, of PN junction, PN junction का VI characteristic graph, VI characteristic graph, ठीक है ना। तो देखो ग्राफ कैसे बनता है बस याद रखो, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। बच्चों ऊपर हम लोग करंट लिखेंगे और करंट लिखेंगे मिली एम्पियर में, और नीचे भी करंट लिखेंगे लेकिन वहां लिखेंगे माइक्रो एम्पियर में, ठीक है ना, मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में। आगे हम लोग वोल्टेज लिखेंगे V प्लस, और पीछे हमारा वोल्टेज रहेगा V माइनस। V माइनस मतलब रिवर्स बायस वाला, मतलब एक ही ग्राफ में दोनों प्लॉट करेंगे। तो फॉरवर्ड प्लॉट करेंगे तो फॉरवर्ड वाला ऊपर जाएगा, देखो तो इसका ग्राफ यहाँ प्लॉट हो रहा है और इसका ग्राफ यहाँ प्लॉट हो रहा है। तो देखो इसके ग्राफ में क्या होगा बच्चों, जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाते ही ये ग्राफ ऐसे उठेगा और ऐसे बढ़ता जाएगा, वोल्टेज बढ़ाते ही ग्राफ ऐसे उठेगा। तो बच्चों इसमें भी क्या होता है कि जैसे मान लो ये 0 वोल्ट है, ये मान लो 0 वोल्ट है, तो ये 0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट है, ठीक है ना, 0.7 वोल्ट है। फिर ऐसे करके बढ़ते जाओगे तो फिर अब तो करंट एकदम बढ़ता ही जाएगा, ये तो बिल्कुल प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो फॉरवर्ड बायस में भी 0.7 वोल्ट तक करंट नहीं फ्लो करता है फॉरवर्ड बायस। अरे जीरो, फॉरवर्ड बायस में भी तो जब लगाओगे शुरू शुरू में तो डिप्लीशन रीजन था कि नहीं, तो डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ तो आपको वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, कुछ वोल्टेज चाहिए। तो इसमें फॉरवर्ड बायस में ये वोल्टेज जिसके बाद करंट स्टार्ट हो जाता है, इस वोल्टेज का नाम देते हैं कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, ठीक है ना, कट इन वोल्टेज, कट इन, कट इन, कटिंग नहीं, कट इन, कट इन वोल्टेज, ठीक है ना, कट इन, इंग नहीं, कट इन, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसके बाद करंट, ठंड क्या हुआ, इधर से उधर क्यों स्विच कर गए, अच्छा मच्छर को ऐसे, तो वो पीछे रखा हुआ है समझ रहे बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना ग्राफ। अब ऐसे वोल्टेज बढ़ाओगे कंडक्शन होता जाएगा। अब रिवर्स बायस में देखो, रिवर्स बायस में इधर देख लो एक बार, कोई बात नहीं, इधर देख लो, उत्सव देखो इधर, रिवर्स रिवर्स बायस में, छोड़ो जाने दो, इधर जाने दो, रिवर्स बायस में ऐसे करके रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। देखो ये थोड़ा सा करंट मैंने बनाया है, ये जो थोड़ा सा करंट बन रहा है रिवर्स बायस में, कौन सा करंट है, लीकेज। हमारा आइडियल ग्राफ क्या है कि भाई रिवर्स बायस में तो करंट बिल्कुल जीरो होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर ग्राफ जाना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन हल्का सा नीचे बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, हाँ क्यों, सुनो सुनो मैं बताता हूँ बेटा, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं ना, रिवर्स में वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, तो रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाना तो पहले मान लो थोड़ा बहुत मूव किए, अब और वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो थोड़ा और ज्यादा मूव करेंगे। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होती जाएगी ना रिवर्स वाली, तो थोड़ा और बनेगा। अरे ये माइक्रो में, इधर देख तो लो, ये माइक्रो में है, ये माइक्रो में बनाया थोड़ा सा, तो इस करंट को क्या बोलते हैं, ये जो करंट बना, ये जो करंट बना, ये जो हल्का सा करंट बन रहा है, इस करंट का नाम क्या होगा, लीकेज करंट, ये लीकेज करंट है, ठीक है ना, इसको मैं लिख नहीं रहा,
तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये लीकेज करंट होता है, ये लीकेज करंट होता है, ठीक है ना। अब यहां के बाद क्या हुआ, सुनो ध्यान से, यहां से ये समझने वाली बात है बच्चों, यहां के बाद क्या हुआ, देखो यहां पे कुछ हुआ है, यहां के बाद क्या हुआ, जैसे ये VC है, वैसे यहां देखो VB है, ठीक है ना, ग्राफ बनाने को एग्जाम में आता है, VA और VC। अब VB को देख लिया जाए एक बार कि पहले बनाओगे, पहले बनाओगे तो बना लो, बना लो। ठीक है, ये लिखवा देंगे, घबरा मत, जो ग्राफ में क्या क्या चीजें हैं मैं लिखवा दूंगा। माइक्रो एम्पियर, म्यू ए, माइक्रो एम्पियर। सिलिकॉन का कट इन होता है मोहिकन, सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज होता है 0.7 और जर्मेनियम का होता है 0.3। हाईएस्ट नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बताइए, ये तो प्योर के लिए बात करें ना बस हम लोग, ऐसे हाईएस्ट लोएस्ट मत समझो, सिलिकॉन जर्मेनियम फेमस है ये समझो, याद कर लो तो अच्छी बात है। सिलिकॉन, ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, स्कूल के वाइवा में, कि सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज बताओ, जर्मेनियम का बताओ, ये स्कूल के वाइवा में जैसे आपका प्रैक्टिकल होगा तो उससे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि कट इन वोल्टेज बताओ, तो सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3 होता है। देखो बच्चों, अब इसको समझना है, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको बोलते हैं, इस वोल्टेज का नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये दोनों का डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, घबराने की बात नहीं है। ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जैसे देखो इधर, अभी थोड़ा रिवर्स बायस में चलते हैं इसको समझने के लिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो रिवर्स बायस ये रहा। देखो बच्चों, यहां पे क्या हुआ कि इसके बीच में डिप्लीशन रीजन बढ़ता गया, बढ़ता गया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाइए, मतलब वोल्टेज बढ़ाते जाइए, वोल्टेज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, तो आपने वोल्टेज किया 10, आपने वोल्टेज किया 20, आपने वोल्टेज किया 30, आपने वोल्टेज किया 100, आपने वोल्टेज किया 150, आपने वोल्टेज किया 250, भाई कुछ तो लिमिट होगा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इसके जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे ना, फिर उनको निकाल लेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसकी वैल्यू जब बढ़ाते जाओगे तो डिप्लीशन रीजन में जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे, जो निकलने नहीं थे बेटा, हम बात करें होल्स की और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर निकल जाएंगे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर निकल जाएंगे तो सडनली बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर अवेलेबल हो जाएगा, तो जैसे ही बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर अवेलेबल हो जाएगा, तुरंत करंट आ जाएगा, अचानक हैवी करंट देखने को मिलेगा। तो वही ग्राफ में क्या दिखाया गया है कि आप बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, बेचारा सहता रहा सहता रहा सहता रहा, जैसे ही आपने इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस किया,
अचानक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर गया, मतलब उसका थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ा तो करंट इनफाइनाइट तक पहुंच गया। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, एक समय इतना आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया कि डिप्लीशन रीजन के अंदर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो निकल के बाहर आ गए, और जब वो निकल के आ गए तो बहुत भारी संख्या में आ गए, तो बहुत भारी संख्या में आ गए बच्चों, तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंडक्शन, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, ठीक है ना? तो अब हाँ हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, एनर्जी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उन पे भी तो फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं होता कि बॉन्ड को तोड़ दे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे चाहे तुम, सुनो ध्यान से इधर, चाहे तुम इधर की फील्ड लगाओ चाहे इधर की फील्ड लगाओ, किसी भी तरफ की फील्ड लगाओ, बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, अगर इधर वाली लगाओगे तो इधर लगेगा, इधर वाली लगाओगे तो इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं? इनको मूव करने के लिए विवश किया जाएगा दोनों ही सिचुएशन में, लेकिन ये कहेंगे कि हम बहुत स्टेबल हैं, हम बॉन्ड के साथ बंधे हुए, हम मूव नहीं करेंगे। मूव करना होगा ऊपर वाला करेगा जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचा, हम नहीं करेंगे। लेकिन आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए, चाहे फॉरवर्ड में बढ़ाओ चाहे बैकवर्ड में बढ़ाओ, लेकिन बैकवर्ड में ज्यादा इसका प्रोनाउंस इफेक्ट बनाया था, फॉरवर्ड में तो खुद ही 0.7 के बाद ही उसका करंट इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसमें बढ़ाने की बहुत जरूरत ही क्या है। रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करता है, लेकिन आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बेटा फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं, ये बॉन्ड वाला तोड़ देगा, तो बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे बीच में, तो ये सब इलेक्ट्रॉन टूट के कहाँ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, तो फ्री हो जाएंगे तो फिर ऊपर मतलब कंडक्शन वाला फ्री मूव करने लगे, तो बहुत सारे अचानक से इलेक्ट्रॉन आपको अवेलेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, मतलब अब ब्रेक डाउन हो गया है ना, इस कंडक्टर का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। बच्चों इसी में एक एक लाइन इसी के नीचे लिख लीजिए, मैं जो अभी ये लिखा है ये लिख लीजिए, लिखिए कट इन वोल्टेज। हाँ मतलब इसी के नीचे ग्राफ में, ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना होगा, आपको ज्यादातर केस में ग्राफ बनाने को आएगा, और ग्राफ बनाने के बाद ये भी अगर बना देता हूं बच्चों, ये जो करंट है यहाँ पे जो करंट है ये लीकेज करंट है, ये जो थोड़ा सा करंट है वो लीकेज करंट है, जो थोड़ा सा आप लोग नीचे ग्राफ जा रहा है लीकेज करंट, ठीक है ना, लीक हुआ है, लीकेज करंट, ठीक है। जैसे कभी बोला जाएगा कि, जैसे आप देखेंगे सिलिकॉन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, तो वाइवा जब होता है तो वाइवा में पूछा जाता है कि सिलिकॉन जर्मेनियम से बेटर क्यों है, या सिलिकॉन, या आपसे पूछा जाएगा, चॉइस देगा आपको कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन बेटर है, तो इसका आंसर आप कहेंगे सिलिकॉन बेटर है, वो पूछेगा क्यों, तो आप इसका आंसर करेंगे सिलिकॉन का लीकेज करंट कम होता है, ठीक है ना, तो अभी आपको बता देंगे हम, सिलिकॉन इज बेटर, ठीक है ना, सिलिकॉन बेटर है क्योंकि सिलिकॉन का लीकेज करंट क्या होता है, कम होता है, ये लिख लो कहीं साइड वाइड में, ये तो ऐसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा, बोर्ड बहुत मुश्किल है पूछे आपसे, वाइवा जो होता है उसमें पूछा सकते हैं। हाँ, कि कट इन वोल्टेज क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर स्कूल में यही वाला एक्सपेरिमेंट, यही सब एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, एक तो रेक्टिफायर वाला होता है, एक डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ड्रॉ करने वाला होता है, एक ट्रांसफार्मर का शायद होता है, ऐसे ऐसे करके एक्सपेरिमेंट हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट के लिस्ट है, उनमें आपसे क्वेश्चन ये सब ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये वाली चीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की काफी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, लिख लेते हैं, आगे लिखिए कट इन वोल्टेज क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए कट इन वोल्टेज, ठीक है ना, कट इन वोल्टेज अब बता दिया है लेकिन लिख लो, क्या पता भूल जाओ, कट इन वोल्टेज बाकी समझा तो दिया ही है, एक लाइन लिख लो, इट इज द मिनिमम वोल्टेज, इट इज द मिनिमम वोल्टेज at which it is the minimum voltage at which current start in forward bias, it is the minimum voltage at which current start in forward bias, बच्चों मिनिमम वोल्टेज होता है जिसपे करंट फॉरवर्ड बायस में स्टार्ट हो जाता है, इट इज द मिनिमम वोल्टेज एट विच करंट स्टार्ट इन फॉरवर्ड बायस, ये बात ठीक है, लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना? अगला लिखो, हाँ, इन फॉरवर्ड बायस, तो वो लिखा भी लिख ही लिया होगा ऊपर, सिलिकॉन के लिए कितना उसके लिए कितना, ठीक है। अगला लिखो ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज,
ब्रेक डाउन वोल्टेज, नेक्स्ट ब्रेक डाउन वोल्टेज देखो, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस, ठीक है ना, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, after a certain limit, then huge amount of charge carrier, huge amount of charge carrier will be available, will be available, will be available due to, due to, will be available due to, due to breaking of, due to breaking of valence bond, due to breaking of valence bond, which result in, which result in very high current, very high current. That voltage is called, that voltage is called breakdown voltage, that voltage is called breakdown voltage. वही बात बताया बच्चों, वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और जिस सर्टेन लिमिट की बात करा था उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों अब यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में ब्लॉक कर देता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड को लगाओगे तुरंत कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, रिवर्स बायस में लगाओगे कंडक्शन क्या कर देगा, ठीक है ना, ऐसा करके आपको याद रखना। तो कभी, अब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं रेक्टिफायर, तो मतलब ऐसे समझने के लिए बस बता रहे, ऐसे अगर जाएगा बच्चों ये करंट, तो ये करंट अलाउ है, ये टिक है, अलाउ है करंट, लेकिन अगर इस तरह से जाएगा, अगर उल्टा करंट आप भेजना चाहेंगे तो इधर करंट पॉसिबल नहीं है, उल्टा करंट ये जाने नहीं देगा, उल्टा करंट ये जाने नहीं देगा, फॉरवर्ड बायस में करंट यूज करेगा। तो बच्चों इसी का एप्लीकेशन हमारा लास्ट टॉपिक में रेक्टिफायर में इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। तो बच्चों हेडिंग लग रेक्टिफायर, नहीं नहीं, रेक्टिफायर इस डायोड, इसको बोलते हैं डायोड, जो पीएन जंक्शन पड़े उसका नाम क्या होता है, डायोड। तो डायोड से ही रेक्टिफायर बनता है, आपके फोन में रेक्टिफायर ही तो होता है। हाँ अच्छा अच्छा, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर लिखो इसके बारे में, इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट, it is the device which convert, it is the device which convert, it is the device which convert AC voltage, it is the device which convert AC voltage into DC voltage, it is the device which convert AC voltage into DC voltage, which convert AC voltage into DC voltage। AC को क्या करता है, DC में कन्वर्ट करता है, और इसी का उल्टा क्या होता है, इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी से एसी बदलता है। रेक्टिफायर और इन्वर्टर एक दूसरे के उल्टे हैं, जो डीसी से एसी से डीसी में बदले उसे रेक्टिफायर। तो हमारे ये मोबाइल में ये चार्जर लगा हुआ क्या है, रेक्टिफायर है। लैपटॉप का चार्जर क्या है, रेक्टिफायर है। जहां डीसी में बदला जा रहा है एसी से, वहां सब जगह पे डायोड का इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर, ठीक है ना, रेक्टिफायर बोलते हैं बच्चों। तो इस रेक्टिफायर डायोड के कॉम्बिनेशन से बनता है, अभी आपको बता देंगे, है ना। तो रेक्टिफायर बच्चों ये दो टाइप का रेक्टिफायर होता है, पहला लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर, इट इज ऑफ टू टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इट इज ऑफ टू टाइप। तो पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव क्यों कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक बच्चों इधर देखो, इसका सर्किट देखो, सर्किट देखना जरा इधर बच्चों। ट्रांसफार्मर आप सब लोग जानते हैं ना, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को कम करता है। ट्रांसफार्मर का कम करता है या ज्यादा करता है, जब कम करता है तो स्टेप डाउन बोलते हैं, और जब ज्यादा करता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेप अप।
तो बच्चों मान लो इधर कोई एसी सप्लाई आ रही है, इस एसी सप्लाई को ट्रांसफार्मर के एक हिस्से में आपने दे दिया, और इधर से एक और ट्रांसफार्मर का दूसरा हिस्सा, इसको ऐसे निकाल दिया। तो बच्चों ये ट्रांसफार्मर है। ये जो ऐसे डैश लाइन में है ये पूरा ट्रांसफार्मर है। ये ऐसे बीच में बनाया गया है कि इनके बीच में मैग्नेटिक लिंकेज है, तो ऐसे दो लाइन बनाया गया है कि मैग्नेटिकली ये दोनों लिंक है ऐसे बच्चों। तो ये देखो प्राइमरी साइड हो गया, और ये इसका क्या हो गया, सेकेंडरी साइड। तो बच्चों आपने एक रेशियो पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या, ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP, पढ़ा था ना। इसके बाद भी होता था इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर रेशियो, ये तो पीछे का है, बस ऐसे बता रहा हूँ। बच्चों ट्रांसफार्मर रेशियो में याद रखना, ES बराबर क्या होगा, ES बराबर होगा NS अपॉन NP इंटू EP, ऐसे होगा। तो अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी साइड का आउटपुट, जैसे स्टेप डाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो ये वाला फैक्टर 1 से कम होना चाहिए बेटा, स्टेप डाउन करना है। तो EP ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो ये वाला फैक्टर अगर 1 से, मान लो 0.5 रहा, ये 200 रहा, तो यहाँ आउटपुट कितना मिलेगा, 100। बेटा ये 200 है, मान लो ये 0.5 है, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 100। तो यानी अगर आपको स्टेप डाउन बनाना है, तो NS/NP का रेशियो 1 से कम होना चाहिए, मतलब NS जो है वो NP से कम होना चाहिए। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखो देख के पहचानना होता है, और जब एग्जाम में डायग्राम बनाना, तो याद रखना प्राइमरी साइड में वाइंडिंग ज्यादा हो और सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग कम हो। तो क्या हम क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे बच्चों ये आपने एसी में, अभी हमारा ये डिवाइस है, ठीक है ना, देख लो इधर एक बार। बच्चों एसी में हमारा जैसे 220 वोल्ट एसी आया, अब 220 वोल्ट एसी आया, तो डायरेक्ट 220 वोल्ट को डायोड कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो पहले आपके चार्जर में ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में बदलता है। तो 12 वोल्ट एसी में बदलेगा तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन, क्योंकि ज्यादा को कम किया है। तो देखो बच्चों एक कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, मतलब प्राइमरी साइड में वाइंडिंग ज्यादा है, सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग कम है। देख के भी पहचानने आना चाहिए, सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग का मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। तो ये ऐसे बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद देखो कैसा डायग्राम बनता है। RL मतलब ये लोड लगा दिया, बना लो ये इसको। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है बच्चों। ये इनपुट है, ये इनपुट साइड है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। राज सत्यम समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो ये सब फ्री। वीडियो बस एरर आ रही है इसमें। राज तुमको भी आ रही है क्या? हाँ थोड़ी थोड़ी। इसमें थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है मेरे को लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते। दिख रहा है ना, पढ़ सकते हो ना? हाँ जैसे अभी तो दिख रहा है, अभी लिख तो पढ़ भी पा रहा हूँ, लिख भी पा रहा हूँ, पर कई बार ऐसे हो जाते हैं पढ़ नहीं पा रहा। मे बी इंटरनेट का इशू, मे बी, वी नेवर नो। हो गई ना ये भी। कहाँ? वही है नहीं नहीं, वो तो एसी का पढ़ा था, वो तो एसी का आपको बस ऐसे बताया था कि इसी बार ने एसी का भी एक टॉपिक जिक्र कर लिया जाए। उधर वाली चीज लिखनी नहीं है, ESCP वाली, NSNP वाली, वो एसी का है। राज कुछ छूट गया क्या तुम्हारा? ठीक है, हो गया, हो गया है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसको समझ लो, फिर एक ही बार हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इसी को एक्सप्लेन करना है। ये लोड का मतलब क्या है बच्चे? लोड का मतलब जैसे आपके मोबाइल का चार्जर है या कोई डिवाइस है यहाँ लगा दिया, जैसे आपका मोबाइल का चार्जर लगा दिया, हालांकि डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, इसके बाद भी आगे फिल्टर होता है, फिल्टर होता है उसके बाद लगाते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए उधर कौन जाए। तो अभी बस बच्चों ये आपके मोबाइल को यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ मोबाइल लगा दिया हमने। अब देखो होगा क्या कि बच्चों एसी में आप जानते हैं एक बार करंट जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बार बैकवर्ड में। तो बेटा यहाँ पे प्लस होगा एक बार, ये यहाँ पे देख लो डायरेक्ट आउटपुट में, एक बार यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये करंट को कैसे फ्लो कराना चाहेगा? ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अगले ही मोमेंट में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो बच्चों अब जब प्लस माइनस था, रेड वाले को देखो, तो डायोड फॉरवर्ड बायस था कि नहीं था? बच्चों फॉरवर्ड बायस था क्योंकि ये पी वाला प्लस से था लगा हुआ, और माइनस ये एन वाला किससे लगा था? माइनस से, फॉरवर्ड था। लेकिन जब ब्लैक वाला आया, यानी जब माइनस और प्लस नीचे वाला आया, तो बच्चों देखो ये पी वाला माइनस से लगा है और एन वाला किससे लगा है? प्लस से। तो यानी जब करंट, इसमें क्या मतलब हुआ, यहाँ करंट जब प्लस से फॉरवर्ड साइकिल आएगी, यानी जब ऊपर होगा तब तो जाने देगा, लेकिन बैकवर्ड वाले को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। इसका वेव फॉर्म देखोगे तो और समझ में आ जाएगा, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे इस लैंग्वेज में। देखो बच्चों, देखो ये इनपुट आउट फॉर्म एक ही में बनाना है, क्योंकि तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं ना, लिख लिया था ना इसको आप लोगों ने, इसको ऐसे ऊपर कर दे रहा हूं देखो। तो बच्चों इसका वेव फॉर्म एग्जाम में बनाने को आता है कि ड्रॉ द वेव फॉर्म। तो बच्चों देखो ये वेव फॉर्म है, तो ई है, ये मतलब इनपुट वेव फॉर्म है, और इधर टी है, ई और टी है। तो ये ऐसे चलता है, साइन का ग्राफ है ना, तो साइन का ग्राफ है, हमारे घर में एसी तो साइन के फॉर्म में ही आती है, इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। ये इनपुट है, ये क्या है बच्चों? इनपुट वेव फॉर्म, ये इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म। ये हमने जो इनपुट किया है वो है, ये इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट, ठीक है ना। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। चाहो तो एक और बना सकते हो। ई है, ई है, ये आउटपुट वेव फॉर्म है, ये ई आई है, ये ई ओ है, ये आउटपुट वेव फॉर्म है, आउटपुट वेव फॉर्म। यहां जो मिल रहा है, यहां जो मिल रहा है ये प्लस माइनस, ये ईओ है, और यहां जो इन हो रहा है प्लस माइनस, वो ई आई है। क्या होगा, क्या होगा? बैठो बैठो बैठो, ए जानते रहो तुम लोग, पढ़ो। ठीक है, हो गया। अरे ये ग्राफ क्लियर है कि नहीं है? ग्राफ क्लियर है कि नहीं है? क्लियर क्यों है बेटा, अब क्यों नहीं है, दोनों बताओ। देखो जब नेगेटिव वाला आएगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला आएगा ही नहीं आउटपुट में, और जब पॉजिटिव वाला रहेगा तो फॉरवर्ड वाला से रहेगा, तो फॉरवर्ड वाला आएगा इसमें। तो देख लो इसका नाम हाफ वेव क्यों है? क्योंकि आधा वेव गायब कर दे रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? हाफ वेव। पूरी वेव आई तो उसका आधा ही तो मिला, आधा तो मिला ही नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का मतलब होता है सुधार करने वाला, तो इसने एसी सप्लाई का सुधार कर दिया। अब
एसी क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है, डीसी एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो बच्चों डीसी एक ही डायरेक्शन में चलेगा ना। ये देखो करंट मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में देखो तो करंट हमेशा ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, नीचे से ऊपर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने वाला बारी आएगा तो ब्लॉक मार देगा। तो ऊपर वाले डिवाइस में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, तो एक डायरेक्शन में करंट जाना है तो डीसी कहलाता है। तो ऊपर वाले उस डिवाइस में करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए वो डीसी कहलाता है। तो ये भी डीसी ही है, तो ये एक नीचे वाला डीसी है, ऊपर वाला एसी है, क्योंकि करंट नीचे भी जा रहा है ऊपर भी। यहाँ नीचे वाले में केवल एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसीलिए आपका ये क्या है, डीसी। डीसी मतलब डायरेक्शनल करंट, अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका इनपुट वेवफॉर्म। देखो इसमें लिखने में क्या लिखना है, ड्राइंग बना के लिखना है कि व्हेन पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी कम्स डायोड कंडक्ट, हेंस वी सी द करंट एज इन द वेवफॉर्म, और व्हेन नेगेटिव साइकिल कम डायोड बिकम रिवर्स बैक इज ब्लॉक द करंट। तो आप बता सकते हो आउटपुट में कोई भी करंट देखने को मिलता। ठीक है ना। टाइम, टाइम इस एक्सिस पर टाइम रहता है बच्चों। टाइम के साथ क्या हो रहा है, इस एक्सिस पर टाइम है, इस एक्सिस पे इनपुट ही आउटपुट। उस एक्सिस पर टाइम है, टाइम जरूर लिखना, वो टाइम है, टाइम के साथ क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो बस इसी को एक लाइन में मैं लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में एकदम। पॉजिटिव साइकिल डायोड फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना, नेगेटिव साइकिल डायोड रिवर्स बायस। ठीक है ना, और फॉरवर्ड बायस तो आउटपुट इज सीन, नो आउटपुट। इसको बता सकते हैं ना हाफ वेव क्यों कहते हैं। अगर आपसे कोई लॉजिक पूछे हाफ वेव तो बताइएगा, एक साइकिल की जब एसी की आती है तो उसमें हाफ आउटपुट मिलता है, हाफ साइकिल आउटपुट में मिलता है, हाफ खत्म हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हाफ साइकिल है। आउटपुट इज सीन, या लिख सकते हो आउटपुट प्रेजेंट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट प्रेजेंट, आउटपुट एब्सेंट, वो भी लिख सकते हो, तो इंग्लिश अब तुम बाकी चीजें समझ लो फिजिक्स की। हाँ फिर कुछ भी लिख दो। देखो ये सब एकदम फ्री का मार्क्स होता है, एकदम बता रहा हूँ। एक बार जो पढ़ लिया और उसको बस एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो, एकदम फ्री का मार्क्स है, लेके जाओ। अब तुमसे मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि हाफ वेव रेक्टिफायर बनाओ, उसका वेव फॉर्म बनाओ, उसको एक्सप्लेन करो, क्या एकदम आनंद की जीवन आ जाएगा तुम्हारा, कितना खुश हो जाओगे तुम लोग आराम से। समझ रहे ना, ये सब आसान क्वेश्चन है भाई, इन सब में इसीलिए बोला मॉडर्न फिजिक्स बड़ी स्कोरिंग होती है। आराम से चलो चलो चलो, ए पढ़ो, चले फुल वेव आखिरी टॉपिक खत्म करो ना इसको। फुल वेव रेक्टिफायर, हाँ लास्ट। अब क्या कहें सर, सरकार ने इतना ही पढ़ाने को बोला है तो इतना ही पढ़ाएंगे। सरकार पहले बोलती थी जीनर डायोड भी पढ़ाओ, तो पढ़ाते थे, जीनर डायोड पढ़ाते थे, सरकार कहती थी कि पढ़ाओ। अब सरकार मना कर दी है। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन बता देंगे, चलो तो फुल वेव रेक्टिफायर हो गया ना, फुल वेव, फुल वेव की बारी, फुल वेव की। देखो बच्चों अब एकदम इसका थोड़ा समझ लेना इसका मैटर। फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं पहले।
वही पुरानी बात, लेकिन यहां से अब की बार 3 निकालना। तीन निकालना आपकी बार। इस ट्रांसफार्मर का नाम होता है सेंटर टैप, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस डायोड का नामकरण भी कर देना। ये डायोड अब की बार D1 है और डे डायोड अब की बार D2 है। दो डायोड है तो नाम रख देंगे D1 और D2। सेंटर टैप, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सर्किट है। अब बच्चे लोड मतलब आउटपुट, यहां पे आपका चार्जर लगा हुआ है, लोड मतलब आउटपुट। सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों नहीं लगाया? बीच में लगाया, देखो यहाँ बीच में लोड लगाया ऐसे। बता रहे बता रहे, बनाओ बनाओ, घबराओ मत, हम हैं, क्यों चिंता करते? तुम बनाओ तो सही, हम सब बताएंगे। हो गया? बना लिया ना? बना लो बना लो, अच्छा बना लो, सब लोग बना लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों खत्म? अभी एटम नहीं पढ़ोगे क्या तुम? एटम्स भी तो है। जाना नहीं है, एटम्स पढ़ के जाना है। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है ठीक है। बेटा देखो, अगर तुम लोग सेकेंड चैप्टर सेकेंड बुक, अब अगर फिजिक्स में कम नंबर आया किसी का तो अब गलत बात है। उसका रीजन क्या है बच्चों? एक बार पढ़ लो, बस एक बार, और कुछ न्यूमेरिकल कर लो। देखो डुअल नेचर का एक बार न्यूमेरिकल भी कर लो, बट डुअल नेचर अभी भी तुमसे कम नंबर आएगा डुअल नेचर में। एक बार न्यूमेरिकल भी कर लो, वही न्यूमेरिकल डेटा सहित काफी ना हो गया तो बताना। 90% केस में, 80% केस में आपका डेटा सहित आपका न्यूमेरिकल कॉपी हो जाएगा। तो थोड़ा सा कर लो बस एक बार, लेकिन करना पड़ेगा। डुअल नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोनों के न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेगा। हाँ, मतलब उस दोनों में करना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक बार कर लोगे तो इतना मैं जरूर बोल रहा हूँ कि वही आएगा, वही आएगा, ये विश्वास मान के पढ़ना। हो गया? अब सुनो ध्यान से एकदम, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की क्या खास बात है, तो इधर ध्यान दो बच्चों। इसका बीच ये वाला टर्मिनल जीरो पे होता है, जैसे ये किस पे है? 0 वोल्ट पे। और इधर जब प्लस आता है, जैसे 0, इधर जब प्लस आता है, इधर ध्यान दो कार्तिक, सीरियस मैटर है ये, पिछला वाला तो आसान था। 0 ऊपर जब प्लस आता है तो नीचे क्या आता है? माइनस। ऊपर जब प्लस आता है तो नीचे क्या आता है? माइनस। अब इसी का उल्टा, नीचे जब प्लस आता है तो यहां अभी भी 0 ही रहता है, और ऊपर क्या आता है? माइनस। मतलब जब ऊपर प्लस वाली साइकिल चल रही होगी तो नीचे कौन सी साइकिल चलती है? माइनस वाली। एक साथ दोनों साइकिल चलती है। तो देखो ध्यान से इसमें, अब ध्यान से समझो बच्चों, इधर 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 देखो, जब प्लस वाली साइकिल आई, प्लस वाली साइकिल आई तो देखो ये वाला डायोड का, ये वाले डायोड का पॉजिटिव इससे प्लस से जुड़ गया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया और ऐसे जाके इससे पास हो गया। तो पास हुआ तो करंट का डायरेक्शन इससे क्या हुआ? ये जो आपने देखा इसमें करंट ऐसे गया, गया ना, क्योंकि इससे करंट गया और इससे ऐसे पास हुआ। इसका क्या हुआ? तो ये नेगेटिव पी के साथ जुड़ा है, ये क्या हो गया? रिवर्स बायस, ये करंट को जाने नहीं दिया।
तो अभी कौन केवल करंट बनाया, ऊपर वाला बनाया। हाँ, फिर इसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही दूसरी वाली साइकिल है, ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो ये अब करंट बनाएगा, तो ये करंट बनाएगा, तो ऐसे ही बनाएगा। तो देखो लोड में करंट दोनों बार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक बार ऊपर वाले डायोड की वजह से बन रहा है और एक बार नीचे वाले। तो इसमें दोनों साइकिल में आउटपुट मिलता है, इसीलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। देखो अभी देखते हैं हम लोग, इनपुट वेव फॉर्म बनाना है हम लोग को, इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म। ई इनपुट मान लो ये है, इनपुट तो हमेशा वही रहेगा जो पीछे था। इधर टाइम वाली एक्सिस है। ये आउटपुट वेव फॉर्म। हाँ यार टाइम रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ये फुल वेव क्यों है, क्योंकि पूरा का पूरा वेव मिलता है आपको इसी का, ठीक है ना। कहाँ जीरो जीरो लिखा था, अरे बता रहा था कि पहले प्लस जीरो माइनस, फिर ऊपर से माइनस जीरो प्लस, वो जीरो दोनों बार आएगा, मतलब पहले क्या था, प्लस जीरो माइनस, फिर क्या था, माइनस जीरो, मतलब ऊपर से माइनस जीरो प्लस, मतलब दोनों। अरे वो तुम हटा दो ना, कंफ्यूज कर रहा तो केवल एक बार लिख लो जीरो, बस इतना याद रखो। देखो फिजिक्स में बहुत दिमाग नहीं, एकदम सिंपल बात है, ऊपर एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस, जब ऊपर प्लस आएगा तो नीचे माइनस आएगा, तो ऊपर माइनस आएगा तो बीच वाला हमेशा जीरो रहेगा, उसका टेंशन ही मत लो। इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब इसी का थियरी में लिखना है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 डाय, देखो निबंध लिखना है, निबंध। क्या निबंध लिखोगे कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 will be in forward bias, D2 will be in reverse bias, hence the output form will be only, output current will be only due to D1. During the negative cycle D1 will be, D2 in the forward will be in forward bias, D1 will be in reverse bias, and the currents will be only due to D2। ठीक है ना, ऐसा करके बनाना। अब इसमें बस एक छोटा सवाल, किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, हाफ वेव की फुल वेव की, फुल वेव की। बेटा इसमें आधा साइकिल पिछले वाले में खत्म हो जा रहा था, तो आधा आउटपुट तो ऐसे ही खत्म हो गया, इनपुट का आधा पार्ट तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, तो उसका इफिशियंसी 40%, 30%, 45%। इसमें क्या है 80%, कुछ लॉस भी हुआ लेकिन पूरा आउटपुट मिला ना, तो इसमें 80। तो आउटपुट किसका ज्यादा होता है, कॉमन सेंस की बात है, तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि किसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, तो फुल वेव की। किसकी इफिशियंसी, तो हाफ वेव की कम होती है, कितना, तो इसमें 50% से कम, इसमें 50% से ज्यादा होती है।
एक और क्वेश्चन जो बहुत फेमस पूछा जाता है, एक ही बार बता दे रहा हूँ, पीछे चले एक बार तेरा साहब। जैसे बोला कि इनपुट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आउटपुट वेवफॉर्म का हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने समय बाद कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, कितने समय बाद। तो यहां देखो, अगर यहां मान लो ये 20 मिली सेकेंड का एक पीरियड है, 20 मिली सेकेंड, एक साइकिल किसको कहते हैं? यहां से लेके यहां तक पता है ना आपको, एसी अब तो मैथ भी पढ़ लें, ये एक साइकिल है, तो एक साइकिल 20 मिली सेकेंड का है, तो 20 मिली सेकेंड में एक बार आउटपुट मिल रहा है। नीचे देखो 20 मिली सेकेंड, देखो हमें ये देखना तो कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये वाला पैटर्न हर 20 मिली सेकेंड बाद रिपीट हो रहा है, यहां भी ये वाला पैटर्न हर 20 मिली सेकेंड बाद रिपीट हो रहा है। कौन सा वाला पैटर्न? ये वाला पैटर्न। यहां कौन सा पैटर्न रिपीट कर रहा है? ये वाला। तो कितने सेकंड बाद रिपीट कर रहा है? 20 मिली सेकेंड। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफ ही होगी, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्योंकि यहां भी हर मिली, अरे टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी तो सेम होगी। तो यहां भी हर 20 मिली सेकेंड में एक साइकिल आ रही है एसी की, और यहां भी जो रिपीट हो रहा है हर 20 मिली सेकेंड में एक ही आ रहा है। रिपीट क्या हो रहा है उसको देखना है, ठीक है ना। अब आउटपुट में आ जाओ, आउटपुट में देखो 20 मिली सेकेंड में एक एसी की साइकिल आ रही है, यहां रिपीट कौन सा पैटर्न हो रहा है? ये वाला पैटर्न। तो इसके 20 मिली सेकेंड में इसके दो साइकिल आ जा रहे हैं, दो रिपीटेशन का पैटर्न का आ जा रहा है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f हो, ठीक है ना। तो ये लिख लेना कि नोट करके लिख लेना ये बात कि इफ द फ्रीक्वेंसी, नोट करो फिर लिखो एक बार, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ, if the input frequency is f, if the input frequency is f, then in half wave, then in half wave output frequency will be also f, then in half wave output frequency will be also f, then in half wave output frequency will be also f, but in full wave output frequency will be 2f, but in full wave output frequency will be 2f, ठीक है ना। बस उसी को याद रखना है। 2f। तो बच्चों अभी बस ये ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। अब हमारा ये जो पहला चैप्टर है, मतलब लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, वो पूरा हो गया। अब हम शुरू करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद एटम, कोशिश करेंगे।